अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहले बच्चों, आज मैं आपको नज़म की तशरीह की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। मैं आपको उसकी लेंथ, मार्क्स, कोटेशन और हवाला जात कैसे ऐड करती हैं और नज़म की तशरीह को याद कैसे करते हैं, सारा तरीका बताऊँगी। ये पेपर प्रेजेंटेशन क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। सबसे पहले ऊपर मैं सवाल नंबर की हेडिंग दूँगी। नज़म की तशरीह का सवाल नंबर 2 होता है और उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हिस्सा नज़म और दूसरा होता है हिस्सा गज़ल। आज इंशाल्लाह हिस्सा नज़म सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हिस्सा गज़ल सीखेंगे। सवाल नंबर की हेडिंग मैंने 605 मास्टर कलम मार्कर या फिर टेम्पो मार्कर है उससे दी है। नेक्स्ट हेडिंग मैं दूंगी अशआर की तशरीह। ये हेडिंग मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही, आप बोर्ड का पेपर उठाएं, क्वेश्चन पेपर, उसमें इसी तरह हेडिंग्स लिखी होती हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है सवाल नंबर 2, उसके बाद लिखा होता है अशआर की तशरीह और फिर हेडिंग होती है हिस्सा नज़म। तो हम अशआर की तशरीह की हेडिंग देंगे। इस हेडिंग को लिखने के लिए मैं टेम्पो मार्कर या फिर आप 605 मास्टर कलम मार्कर लिख सकते हैं। इन मार्कर की डिटेल्स मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सवाल नंबर 2 में एक होता है हिस्सा नज़म और दूसरा होता है हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा नज़म के लिए अलिफ़ होता है, अलिफ़ लिखूँगी। उसके लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 604 मार्कर इस्तेमाल किया है। प्यारे बच्चों, जब भी आपने मेन हेडिंग्स देनी है उसके लिए 605 मार्कर, सब हेडिंग्स, स्टेटमेंट और कोटेशन के लिए हमेशा 604 मार्कर। नेक्स्ट हेडिंग है हिस्सा नज़म। ये हेडिंग आपने लाजमी देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप हिस्सा नज़म कर रही हैं या फिर हिस्सा गज़ल। ये मेरी मेन हेडिंग थी, इसलिए मैंने इसको 605 मार्कर से लिखा है। प्यारे बच्चों, ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह बिलो से भी सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं शेर लिखूँगी जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। अच्छा, बाज़ का जो हिस्सा नज़म के अशार होते हैं उसमें चॉइस होती है, इसीलिए आपने ऊपर लाजमी शेर मेंशन करना है कि आप किस शेर की तशरीह करने जा रही हैं। इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे 604 मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले बच्चों, अगर आपकी राइटिंग ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करें, अपनी लिखाई को साफ़ सुथरा लिखें। अगर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आता तो फिर आप सिंपल मार्कर यूज़ करें, और अगर कट मार्कर से लिखना आता है तो फिर कट मार्कर यूज़ करें। अदरवाइज़ आप पहले राइटिंग सीखें फिर कट मार्कर से पेपर प्रेजेंटेशन करें। ये राइटिंग प्रॉपर मैं अपने चैनल पे सिखा रही हूँ। लेसन 1 अभी तक कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेसन 2 भी कंप्लीट होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी शेर लिखना है तो कोशिश करें कि लाइन स्किप ना करें। मैं स्टेटमेंट की शेर की बात कर रही हूँ, हवाले के अशार की बात नहीं कर रही। ये वो शेर है जो बुक में, जो पेपर में उन्होंने हमें दिया है, जिसकी हमने तशरीह करनी है। इसको लिखते हुए आप लाइन स्किप ना करें। एक तो पेपर की लेंथ में भी फ़र्क पड़ेगा, दूसरा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए हम लिखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ पेपर को रेडी किया है हिस्सा नज़म के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नसर या फिर मफ़हूम जिसको हम कहते हैं और तशरीह लिखेंगे। उससे पहले उन्होंने हमसे नज़म का उन्वान और शायर का नाम पूछा होता है। कुछ क्लासेस में पूछा होता है, कुछ में नहीं। तो जिन क्लासेस में पूछा गया हो वहाँ पे आप मेंशन कर दें नज़म का उन्वान, और जिस क्लास में जैसे उन्होंने नहीं पूछा, खुद ही मेंशन किया हुआ है, तो आप बेशक ये चीज़ ना लिखें क्योंकि इसके फिर मार्क्स नहीं होंगे। नज़म का उन्वान और शायर के नाम के एक एक नंबर होते हैं। इसको लिखने के लिए मैं 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अब जब नज़म का उन्वान का जो आंसर है, जैसे यहाँ पे नज़म का उन्वान था नात, उसको लिखने के लिए मैं टेम्पो मार्कर या फिर 605 मार्कर यूज़ करूँगी। प्यारे बच्चों, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। तो आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो पेपर में आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने कभी 604 यूज़ किया है, कभी 605 यूज़ किया है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कब 605 यूज़ करना है और कब 604। ये अहम बातें हैं जो आपके पेपर को खूबसूरत बनाती हैं। आप एक दफ़ा इस पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर लें
ताकि आपको याद हो जाए कब हमने 604 से काम करना है और कब 605 से। इतना मुश्किल नहीं है, देखने में अगर आपको लग रहा है तो आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है। ऐसे प्यारे बच्चों, नसर के ऑलमोस्ट 2 मार्क्स होते हैं या फिर 1 मार्क्स होते हैं, तो आप अपने पेपर से देख लें कितने मार्क्स होते हैं। नसर की हेडिंग मैंने 605 मार्कर या फिर टेम्पो मार्कर से देनी है। नसर का मतलब मफ़हूम ही है, आप मफ़हूम की भी हेडिंग दे सकते हैं और नसर की भी। नसर से मुराद क्या है? शेर को आम अल्फाज में तहरीर करना, सीधा सीधा तहरीर करना नसर कहलाता है। नसर आपकी मुख्तसर और जामिया होनी चाहिए। अब नसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए या फिर मफ़हूम की लाइंस कितनी होनी चाहिए? तो मफ़हूम सिर्फ 2 लाइंस का होना चाहिए फॉर 9th एंड 10th क्लास, और 2 लाइन से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर और सेकंड के लिए नसर या मफ़हूम 4 लाइंस का होना चाहिए मैक्सिमम। मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम हो सकता है। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगी तशरीह की। उसको लिखने के लिए भी मैंने 605 मास्टर मार्कर या फिर टेम्पो मार्कर इस्तेमाल किया है। अब ये तशरीह मुझसे थोड़ा सा अजीब लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कौन सा बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, ये मेरी पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अब मैं आपको कुछ बहुत अहम बातें बताने जा रही हूँ जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। तशरीह की लेंथ हर क्लास के लिए डिफरेंट है। इसकी जो टाइम मैनेजमेंट है और लेंथ कितनी है, इसकी वीडियो मैं उस वक्त बनाऊंगी जब मैं 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर के अलग-अलग पेपर की प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करूंगी। जैसे 9th क्लास का फुल उर्दू का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट और लेंथ बताऊँगी। आज जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें आपने राब्ता की अलामत और तफसीलिया की अलामत कैसे लगानी है। देखें, नज़म को अनवान और शायर के नाम के बाद हमेशा राब्ता की अलामत लगती है। ये जो 2 डॉट्स हैं इनको राब्ता की अलामत कहते हैं, और नसर के बाद भी राब्ता की अलामत। जबकि तशरीह के बाद तफसीलिया की 2 डॉट और एक छोटी सी लाइन, इसका मतलब है तफसीलिया की अलामत। इन अलामात पे इंशाल्लाह तफसील से वीडियोस बनाऊंगी मैं। ये अलामात बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टॉप करना है, क्योंकि चेकर इन अलामात के भी मार्क्स काट लेते हैं। तशरीह के बाद हम तफसीलिया की अलामत लगाएंगे क्योंकि हमने तफसील से तशरीह के बारे में बताना है। अब चलते हैं जी, तशरीह में हमने कोटेशंस कैसे ऐड करनी है और हवाले के अशार कैसे लिखने हैं। उनको लिखने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। अगर आपने फरमाने इलाही लिखना है तो उसका लिखने का तरीका मैंने ऊपर फर्स्ट बताया है, यानी कि अगर आपने अरबी का कोई भी कौल, अरबी की आपने आयत या अरबी की हदीस लिखनी है तो उसको अरबी लैंग्वेज को लिखने का वो तरीका है। जबकि हदीस में अगर आपने सिर्फ कोई तर्जमा लिखना है तो उसको लिखने का सेकंड मेथड है। जबकि थर्ड मेथड में अगर आपने कोई कौल लिखना है और कोई लंबा तर्जमा लिखना है जो 4 से 5 अशार का है, उसको लिखने का तरीका है, उसको हम फिर पॉइंटर से लिखेंगे। इसकी डिटेल सी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये खुलासे की भी वीडियो चैनल में मौजूद है और मजमून नवीसी की भी। यानी कि अगर कोटेशंस को हम लिखें तशरीह में तो फिर उसको हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे मजमून में लिखा है। अब मैं आपको अशार लिखने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, अगर मैं 2 अशार लिखूँगी जिसको बंद कहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 604 मार्कर यूज़ किया है। जबकि नीचे जो मैंने ब्लैक से शेर लिखा है उसको लिखने के लिए भी मैंने 604 ही यूज़ किया, एक लाइन स्किप कर दी है। और अगर हम 605 से लिखेंगे तो शेर कुछ इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट फिर बंद आ गया है, ऊपर मैंने अरबिक लैंग्वेज में कोई कौल लिखा है, और फिर ये फर्स्ट मेथड आ गया कोटेशन का। यानी कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको कोटेशंस का भी मेथड बता दिया कि किस तरह आपने तशरीह में हवाले ऐड करने हैं, और तशरीह का भी सारा तरीका बता दिया। अब चलते हैं तशरीह को याद करने का तरीका क्या है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, उसमें मैंने इक़्तिबास की तशरीह, नज़म और गज़ल की तशरीह को याद करने के बहुत आसान तरीके बताए हैं कि रट्टा लगाए बगैर आप कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके तशरीह को आसानी से याद कर सकती हैं। तो वो वीडियो आप उसके लिए देख लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कॉमेंट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।